बच्चों आज अपन एक नई इकाई उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट इकाई है और ये इजी है इकाई बिल्कुल। अनुवांशिकी और जीनोमिक्स इकाई आपने नाम सुना होगा, आप सब जानते होंगे अनुवांशिकी व जीनोमिक्स के बारे में। एक्चुअल में ये बहुत एक लंबी इकाई है। अपने बायोलॉजी में क्या है, जो 9th इकाई है वो है अनुवांशिकी और जीनोमिक्स। 5 नंबर की इकाई है। इस इकाई में क्या है कि आपने अगर प्रैक्टिस की हुई है, बार बार इसमें क्रॉस ही क्रॉस है। क्या हीमोफीलिया के क्रॉस है, वर्णांत क्रॉस है, एक संकर संकरण का क्रॉस है, द्विव संकर संकरण क्रॉस है। मोस्टली ये 5 नंबर की इकाई है, उसमें अपन सवाल पढ़ेंगे। मैं कुछ बड़े सवाल भी लिखाऊंगा वीडियो आखिर में और छोटे सवाल भी आपको बताएंगे। करीब 70 सवाल है इसमें छोटे। अपन ने 3 इकाइयां पहले बना दी है। ये चौथी इकाई अनुवांशिक और जीनोमिक्स 5 नंबर की इकाई है और अपने को ध्यान देना है कि नंबर कैसे आ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आए, कैसे अटपटा क्वेश्चन आए, मैंने पूरी अच्छी तरह से सारांश निकाल निकाल के अंदर से क्वेश्चन बनाए हैं किताब के अंदर से। आप सवाल को छोटे छोटे सवाल और बड़े सवाल भी, ऐसी बात नहीं इसमें। तो अपन क्या करेंगे, अनुवांशिकी और जीनोमिक्स है उसका अध्ययन करेंगे। अनुवांशिक और जीनोमिक्स के मैं आज को क्वेश्चन लिखूंगा। तो कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर आप है ना क्वेश्चन के साथ तुरंत आंसर बता देते हो, हमें थोड़ा सोचने का समय चाहिए। तो अपन क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद आपको थोड़ा सा समय देंगे। ऐसी बात नहीं है कि समय नहीं होगा, आपको समय मिलेगा आंसर देने के लिए। सबसे पहले सवाल है, अनुवांशिकी शब्द किसने दिया? अनुवांशिकी शब्द है वो किस वैज्ञानिक ने दिया? जेनेटिक्स वर्ड, जो जेनेटिक शब्द है बच्चों सोचो, दिमाग लगाओ। अनुवांशिकी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया है? अनुवांशिकी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया अनुवांशिकी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया है। मेरे हिसाब से आपका दिमाग उसमें स्ट्राइक कर गया होगा आंसर। ठीक है, तो जैसे अनुवांशिकी शब्द आते ही आप के दिमाग में क्या है, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है विलियम बैटसन। बैटसन नामक वैज्ञानिक ने अनुवांशिकी शब्द दिया था। ठीक है, आंसर है बैटसन। क्या है? बैटसन है। पूछा गया अनुवांशिकी शब्द किसने दिया, तो आपने तुरंत आंसर दे दिया, बैटसन ने दिया। क्या दिया? बैटसन ने। अब बैटसन है उसको एक्चुअल में क्या है, आधुनिक अनुवांशिक विज्ञान का जनक भी कहते हैं। आधुनिक अनुवांशिक विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? आधुनिक अनुवांशिक विज्ञान का जनक। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, ये भी क्वेश्चन आ जाए मान लो, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ये आपके वैसे किताब के अंदर है नहीं तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन नेट में क्वेश्चन आ सकता है कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है। तो अपने को ध्यान रखना है, बैटसन है। क्या है? बैटसन है। अब अगला क्वेश्चन, टाइम दिया बच्चों आपको, आपने उत्तर भी दिया, मेरे हिसाब से दिमाग में आपके क्वेश्चन आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? ठीक है, यहां आधुनिक शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, सिर्फ अनुवांशिक शब्द जुड़ा हुआ है। अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? टाइम मिल गया बच्चों, इतना टाइम ही मिलता आंसर करने के लिए। आपके पास 3 घंटे का समय होगा परीक्षा के अंदर, आपको इतना टाइम नहीं देंगे, ज्यादा टाइम नहीं। अपने पास 60 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन है, तो अपन थोड़े फास्ट चलेंगे। अनुवांशिक विज्ञान का जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिक विज्ञान का जनक कहते हैं। तो 2 क्वेश्चन बन गए अपने। पहला, अनुवांशिकी शब्द किसने दिया? बैटसन ने दिया। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कौन है? बैटसन है। अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अब अगला सवाल है, अनुवांशिकी किसे कहते हैं? अनुवांशिकी किसे कहते हैं? अनुवांशिकी किसे कहते हैं? तो अनुवांशिकी किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें अनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। जिसमें अनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकता और विविधता का अध्ययन किया जाता है, यानी अपन कहते हैं हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी की जाती है। जिसमें हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता और विविधता यानी वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है, उसको अपन कहते हैं अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। तो ये अपन ने 3 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेंडल के शोध पत्र का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंडल के शोध पत्र का, मेंडल ने जो रिसर्च की थी उसका एक शोध पत्र था। मेंडल के शोध पत्र का नाम क्या है? बताओ बच्चों। मेंडल ने जो शोध पत्र प्रस्तुत किए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर,
बच्चे 20 से क्वेश्चन है। मेंडल के शोध पत्र का नाम बताओ। तो अपन इसका आंसर बताएंगे। शोध पत्र का नाम है पादप संकरण में प्रयोग। पादप संकरण के प्रयोग, पादपों में संकरण के प्रयोग। ठीक है, पादपों में जो संकरण के प्रयोग है, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है। प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट यानी पादप संकरण के प्रयोग है, ये शोध पत्र का नाम था। ठीक है, अब मेंडल ने जो शोध पत्र प्रस्तुत किए थे वो कौन सी संस्था के सामने किए थे? ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये एक संस्था थी ऑस्ट्रिया के अंदर, ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इस सोसाइटी के सामने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए थे। तो अपन ये क्वेश्चन पढ़े छोटे छोटे। आप लोग ये मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको काफी कुछ क्वेश्चन इसमें से आते होंगे, लेकिन आप धीरे सारे क्वेश्चन आपको आने शुरू हो जाएंगे। इस पार्ट में ज्यादातर बड़े क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे मेंडल का द्विव संकर संकरण प्रयोग है, जैसे मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग है, जैसे सहलंघनता किसे कहते हैं, इन सब के वीडियो मेरे डाले हुए हैं। आप लोग वीडियो देखो ये, और उसके बाद मेरे चैनल पे जाओ, और भी वीडियो मिलेंगे आपको इन सारे पार्ट्स के। अगला सवाल एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। मनुष्य में, टाइम देंगे आपको, आराम सोच के बताना। मनुष्य में XXXY विकार क्या कहलाता है? एक मनुष्य है जिसमें अतिरिक्त X गुणसूत्र है। मनुष्य में आपको पता ही है XY गुणसूत्र होता है नर मनुष्य में। ठीक है, इसमें ट्रिपल X और Y विकार को क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? बच्चों ये क्वेश्चन करने से पहले मैंने एक तरीका बना रखा, उसको आपको बता देते हैं। पैड टिकट, पैड टिकट, ये ध्यान रखना है, आपको याद रखना है। पैड, PAD, पैड, टिकट, ठीक है, पैड टिकट। तो P का मतलब है पटाऊ, क्या है? P का मतलब पटाऊ, E का मतलब एडवर्ड, और D का मतलब डाउन, T का मतलब टर्नर, और K का मतलब क्लाइनफेल्टर। ये 5 बीमारियां हैं आपके गुणसूत्र में परिवर्तन कारण होती हैं। पटाऊ, एडवर्ड, डाउन, टर्नर और क्लाइनफेल्टर। P का मतलब पटाऊ, E का मतलब एडवर्ड, D का मतलब डाउन, T का मतलब टर्नर और K का मतलब क्लाइनफेल्टर। अब ये 13वें गुणसूत्र की अधिकता से होती है पटाऊ, 18वें गुणसूत्र की अधिकता से होती है एडवर्ड, और 21वें गुणसूत्र की अधिकता से होती है डाउन। तो 13, 18, 21 आपको गिनती याद करनी है। 13, 18, 21। फिर इसमें आता है 44 X0, यानी एक X गुणसूत्र की कमी से। इसमें आता है 44 XXY, X गुणसूत्र की अधिकता। ये है 2n+1, एक X गुणसूत्र ज्यादा है। यहाँ 44 XXXY हो सकता था, यहाँ 44 XYY हो सकता है। यानी कहने का मतलब है गुणसूत्र की अधिकता होते ही उसको कहेंगे क्लाइनफेल्टर, और गुणसूत्र की कमी होगी 2n-1 होगा, उस कंडीशन में होगी टर्नर। क्या होगी? टर्नर। ये आप तरीका याद रखोगे तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये क्वेश्चन यहां से बनेंगे बार बार 13वें गुणसूत्र की अधिकता से कौन सी बीमारी, 18वें गुणसूत्र की अधिकता से कौन सी बीमारी, 21वें गुणसूत्र की अधिकता से कौन सी बीमारी, और ये X गुणसूत्र की कमी से कौन सी बीमारी, X गुणसूत्र की अधिकता से कौन सी बीमारी। तो आप कंफ्यूज रहते हो, अकड़ बकड़ खेलते हो, डाउन भरेग, एडवर्ड भरेग, पटाऊ भरेग, टर्नर भरेग, क्लाइनफेल्टर भरेग। आपको पैड, PED, पैड टिकट याद रखना है। और फिर 13, 18, 21 गिनती में आता है। फिर 44 X0 और 44 XXY याद रखना है। ये ऐसे सीक्वेंस याद रख लो। अब आपसे इसने XXY पूछा, आप तुरंत बता लोगे कि इसमें 2 X गुणसूत्र ज्यादा हैं, और X गुणसूत्र ज्यादा होते ही आपका उत्तर होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, कैसे ही सवाल आओ, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पुटअप होता है बच्चों से, कोई एग्जाम हो छोटा मोटा पूछ लेते हैं। डाउन सिंड्रोम की अधिकता से कौन सी बीमारी, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की अधिकता से 21वें की, 18वें गुणसूत्र की अधिकता से क्या है, एडवर्ड। एक आपको ये ध्यान रखना है, मनुष्य में XXXY विकार को क्या कहते हैं? आपका आंसर होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या होगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब है क्राइडू-चैट बीमारी। क्राइडू-चैट भी बीमारी आपके कोर्स में है। ये 5 बीमारियों के अलावा एक बीमारी और है जिसका नाम है क्राइडू-चैट
बच्चा बिल्ली की तरह रोता है, क्राई डू चैट। क्राई डू चैट बीमारी है, वो कौन से गुणसूत्र की कमी या अधिकता या क्या होता है? तो पांचवें गुणसूत्र का विलोपन होगा। जो पांचवा गुणसूत्र है उसकी एक भुजा है वो टूट जाएगी। पांचवें गुणसूत्र के विलोपन के कारण ये बीमारी होती है, बच्चों ध्यान रखना है। पांचवें गुणसूत्र में विलोपन के कारण क्या होगा? जैसे ये गुणसूत्र पांचवा है, इस पांचवें गुणसूत्र की ये भुजा है, ये भुजा टूट जाएगी। अपने को पता है पांचवा गुणसूत्र कितने हैं? दो है। कितने हैं? दो है। ये पांचवा गुणसूत्र की दो भुजाएं हैं। ये पांचवा एक व्यक्ति में दो है, एक गुणसूत्र की भुजा टूट जाती हैं। तो पांचवें गुणसूत्र में जैसे विलोपन होगा तो ये बीमारी होगी। इसमें बच्चा बिल्ली की तरह रोएगा, क्राई डू चैट। तो आपको बताना है ये बीमारी किस गुणसूत्र के कारण? पांचवें गुणसूत्र के कारण होती है। ठीक है। अब सवाल है वर्णांता। क्या है क्वेश्चन? वर्णांता में से, वर्णांता में क्या है? वर्णांता मतलब होता है जो रंगों के प्रति अंधा हो। कलर ब्लाइंडनेस, नाम से ही पता चलता था। वर्ण मतलब होता है रंग और अंधता मतलब होता अंधा। वर्ण मतलब रंगों के प्रति जो अंधा होता है उसको कहते हैं वर्णांता। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो कलर ब्लाइंडनेस आते ही आपका दिमाग तुरंत हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? सबसे अधिक वर्णांता पाई जाती है। सबसे अधिक वर्णांता कौन से रंग के प्रति पाई जाती है? सबसे अधिक वर्णांता पाई जाती है। इसमें ऑप्शन है लाल वर्णांता, हरा वर्णांता, नीला वर्णांता और गुलाबी वर्णांता। बताओ बच्चों क्या होगा आंसर? मारो टिप्पा। आप लोगों को पता ही है सबसे ज्यादा वर्णांता होती है लाल रंग के प्रति। किसके प्रति? लाल रंग के प्रति वर्णांता होती है। लाल और हरे में अंतर नहीं कर सकता है। लाल और हरे में अंतर नहीं कर सकता है। लाल और हरे में अंतर नहीं कर सकता है। अब मैं आपकी वर्णांता उसका टेस्ट ले लेता हूं, आपको वर्णांता है कि नहीं है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अगर सही बता दोगे तो पता चल जाएगा कि आपको वर्णांता है कि नहीं है। ये रेलवे की परीक्षा में ऐसे होता है, इस तरह का एक पेपर होता है। इस पेपर में ये ऐसे टिप्पणियां होती है। ठीक है। अब ये टिप आपको दिख रहा है, ये हरा हरा, सब बच्चों को दिख रहा है। ठीक है, ये हरा हरा है। लाल और हरे में आप अंतर कर पाते हो नहीं कर पाते हो? ये इस तरह से हरा हरा है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें एक लाल अक्षर लिखूंगा। आपको वर्णांता है कि नहीं है पता चल जाएगा। अगर आप सही कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख दोगे तो मुझे पता चल जाएगा मैंने क्या लिखा है, बच्चे को पता है कि नहीं है। मैंने क्या लिख, एक मिनट बच्चों, मैं आपको क्या ऐसे लिखता हूं, नहीं तो आप लोग पहचान लोगे सर क्या लिख रहे हैं। ठीक है। मिटाया कुछ नहीं है मैंने, ये मैं सोचना सर ने कुछ मिटा दिया है। आप मुझे बताना क्या है, अक्षर क्या लिखा मैंने। ठीक है, अगर आप सही पहचान लोगे तो इसका मतलब आपको क्या है बताओ। ये लाल रंग से लिखा हुआ क्या है? आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसका उत्तर नहीं लिखूंगा। ठीक है। लाल और हरे रंग की वर्णांता में आप बताओगे। लाल रंग की वर्णांता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। यानी लाल रंग में वो कलर में क्या करता है? डिफरेंस नहीं कर पाता है। ठीक है। बताओ ये कौन सा अक्षर है? ये बताओ कौन सा अक्षर है, आपको आंसर लिखना है। ठीक है। अब उसके बाद में अगला सवाल है, मनुष्य में कितने प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में कितने प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में कितने प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। पहला गुणसूत्र होता है जिसको कहते हैं आलिंग गुणसूत्र, यानी ऑटोसोम। क्या है? ऑटोसोम है। और दूसरा है जिसका नाम है लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र यानी एलोसोम। एलोसोम। मनुष्य में दो तरह के गुणसूत्र होते हैं। आलिंग गुणसूत्र का एक नाम और होता है, नाम और है दैहिक गुणसूत्र। क्या है? दैहिक गुणसूत्र है। आलिंग गुणसूत्र का एक और नाम है जिसको अपन दैहिक गुणसूत्र कहते हैं, और लिंग गुणसूत्र इसको एलोसोम कहते हैं। एलोसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसका एक और नाम है सेक्स क्रोमोसोम। क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है। ये XX और XY होते हैं।
एक्स एक्स तो होते हैं मादा के अंदर और एक्स वाई होते हैं पुरुष में। सवाल है कितने प्रकार के गुणसूत्र हैं, और देय गुणसूत्र होते हैं 44 यानी 22 जोड़ी। ये 22 जोड़ी नर और मादा दोनों में समान होते हैं। ये एक शारीरिक लक्षणों का नियंत्रण करते हैं, जो कायिक लक्षण है उसका नियंत्रण करते हैं। तो अपने सवाल सीधा सा इसने पुटअप किया है। सवाल ये है कि भाई मनुष्य में कितने प्रकार के गुणसूत्र है। मनुष्य में 2 प्रकार के गुणसूत्र है। आलिंग गुणसूत्र को ऑटोसोम कहते हैं, देय गुणसूत्र कहते हैं या कायिक गुणसूत्र कहते हैं, और दूसरे लिंग गुणसूत्र होते हैं एलोसोम। ये एक्स एक्स तो होते हैं मादा में और एक्स वाई होते हैं पुरुष में। इसको अपन कहते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। तो वर्णांता सबसे अधिक कौन से रंग के प्रति होती है? वर्णांता आपको बताना है सबसे ज्यादा होती है लाल रंग के प्रति। कौन से रंग के प्रति? लाल रंग है उसके प्रति सबसे ज्यादा वर्णांता होती है। ठीक है, अगला कितने प्रकार गुणसूत्र है वो अपने हो गया क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? बताओ, गुणसूत्र बढ़ते हैं डाउन सिंड्रोम में कम होते हैं। आपको ट्रिक याद है तो आप आंसर याद कर लोगे। डाउन सिंड्रोम मतलब क्या होगा? सवाल अपने सिंपल सा सवाल है, सवाल बिल्कुल सिंपल है। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? डाउन सिंड्रोम का एक और नाम है, इसको मैंगोलिज्म बीमारी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मैंगोलिज्म बीमारी भी कहते हैं। इसमें 21वें गुणसूत्र की अधिकता होती है। 21वें गुणसूत्र की अधिकता होती है, ट्राइसोमी कंडीशन है। बच्चे के अंदर 21वें गुणसूत्र 3 होते हैं, 2n+1। इसका मतलब उसमें कितने गुणसूत्र होंगे? 47 गुणसूत्र होंगे। तो डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो आप यहां से आंसर पुटअप करोगे 47। कितने होते हैं? 47। एक गुणसूत्र उस बच्चे में क्या होगा? ज्यादा होगा। अगला सवाल है, किन्हीं 2 अनुवांशिक रोगों के नाम लिखो। बहुत सरल क्वेश्चन है। किन्हीं 2 अनुवांशिक रोगों के नाम लिखो। किन्हीं 2 अनुवांशिक रोगों के नाम लिखो। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 अनुवांशिक रोगों के नाम लिखो। कोई 2 अनुवांशिक रोग है उनके नाम लिखो। बच्चों बताओ क्या रोगों के नाम है? आपको पता होंगे शायद, बहुत इजी रोग है। सबसे पहले वर्णांता क्या है? दूसरा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो एक जनक से दूसरे जनक में जाते हैं, वर्णांता हीमोफीलिया है। अगला क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या। बच्चों क्वेश्चन वहीं से पुटअप हो रहे हैं। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या बताओ बच्चों कितनी होती है? टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या मैंने वही तरीका बताया था, पैटिगट। क्या बताया था? पैटिगट। इसमें क्या होगा? 13वादिक। इसमें क्या होगा? 18वादिक। इसमें क्या? 21वादिक। इसमें एक एक्स गुणसूत्र कम है, 44x0, और इसमें है 44xxy। ये है क्लाइनफेल्टर, ये है टर्नर। तो टर्नर में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? 45। कितनी होगी? 45 हो जाएगी, यानी 2n-1 होगा। 44x0, 44 और 1 कितने होते हैं? 45। तो आंसर होगा 45 गुणसूत्र। अब अगला सवाल है, क्लाइनफेल्टर के कोई 2 लक्षण बताओ। जो क्लाइनफेल्टर बीमारी है, क्लाइनफेल्टर बीमारी जिस व्यक्ति को होती है उसमें कोई 2 लक्षण बताओ। ठीक है, तो क्लाइनफेल्टर बीमारी में ये क्या है? ये आदमी है। इसमें गुणसूत्र है 44xxy। ठीक है, इसमें एक एक्स गुणसूत्र ज्यादा है। क्या होगा? इसकी लंबाई ज्यादा होगी। क्या होगी? लंबाई ज्यादा होगी, लंबा ज्यादा होगा। लड़कियों की तरह स्तन होंगे, यानी इसमें स्तन विकसित हो जाएंगे। एक्स गुणसूत्र जो ज्यादा है वो क्या करेगा? महिलाओं के लक्षण लाएगा। महिलाओं की तरह इसमें स्तन विकसित हो जाएंगे। आवाज महिलाओं की तरह हो जाएगी, यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षण है वो महिलाओं की तरह उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, इसमें जननबद्धता उत्पन्न होगी, ये बांझ होगा। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो क्लाइनफेल्टर के कोई 2 लक्षण आप बता दोगे। ये पुरुष होगा, लेकिन आपको लगेगा कि आप बोलेगा तो ऐसे लगेगा, आप फोन पे बात करोगे तो ऐसे लगेगा महिला से बात कर रहे हो, और जब फोन काटोगे सामने आएगा तो ऐसे लगेगा पुरुष है। क्या है? पुरुष है। लेकिन इसमें स्तन विकसित हो जाएंगे, आवाज महिलाओं की तरह होगी, लंबा ज्यादा होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, मेंडल के 3 शिष्यों के नाम। मेंडल के 3 शिष्यों के नाम बताओ।
जिसने मेंडल के नियमों की वापस खोज की थी। बताओ बच्चों क्या है मेंडल के 3 शिष्यों के नाम। ठीक है, अब मैं तो मेरे शिष्यों के हजारों नाम बता सकता हूँ, बहुत मेरे अच्छे अच्छे शिष्य हैं। आपको मेंडल के 3 शिष्य पूछे हैं तो अपन सबसे पहला नाम बताएंगे हॉलैंड। हॉलैंड है, हॉलैंड के हुगो डी व्रीज। हॉलैंड के पहला वैज्ञानिक आपको बताना है हॉलैंड के हुगो डी व्रीज। हा से हा मिलाना है, हॉलैंड का कौन है, हुगो डी व्रीज है। फिर जर्मनी है, जर्मनी का नाम थोड़ा अटपटा है, इरिक वॉन शेरमार्क। इरिक वॉन शेरमार्क। फिर है ऑस्ट्रिया, क्या है, ऑस्ट्रिया का कॉल कॉरेंस, क्या है, कॉल कॉरेंस। ये 3 वैज्ञानिक थे जिसने 1900 के अंदर मेंडल के नियम वापस खोजे। और मेंडल अपने जीवन भर में सफलता नहीं मिली, लेकिन उसको उसके बाद उसके तीनों शिष्य इतने आज्ञाकारी थे कि मेंडल को आनुवांशिकता का पिता यानी आनुवांशिकता का जनक है उसकी श्रेणी में ला खड़ा किया। यानी मेंडल ने जो बातें कही थी वो सही थी कि लक्षणों का नियंत्रण कार्य करते हैं। तो मेंडल के 3 शिष्यों के नाम है ऑस्ट्रिया का कॉल कॉरेंस, जर्मनी का इरिक वॉन शेरमार्क और हॉलैंड के हुगो डी व्रीज। फिर उसके बाद अगला सवाल है वी पुंसन किसे कहते हैं। वी पुंसन के बारे में आपसे पूछा, वी पुंसन क्या है। वी पुंसन मतलब इमैस्क्युलेशन, इमैस्क्युलेशन। आपको ये बार बार याद नहीं होता तो इस परिभाषा के अंदर ही, इस प्रश्न के अंदर ही उत्तर है, मैं बताऊं कैसे। वी मतलब पृथक करना और पू मतलब होता है पुष्प का नर भाग यानी पुंकेसर। क्या है, पू का मतलब है पुंकेसर, पुष्प के नर भाग को पृथक करना यानी पुष्प के पुंकेसर भाग को। ये पुष्प है, ये पुंकेसर है और ये स्त्री केसर है। आपने चक्कू लिया, आपने कैंची ली और इस पुष्प के नर भाग को काट दिया। क्या कर दिया, मादा को मत काटना, सिर्फ नर को ही काटना। तो पुष्प के नर भाग को पृथक किया जाता है, पुष्प के नर भाग अर्थात पुंकेसर भाग को पृथक करना, काट कर कैंची की सहायता से अपन काट कर पृथक करते हैं, वी पुंसन कहते हैं। इस परिभाषा के अंदर ही संपन्न है। वी का मतलब हटाना, किसको हटाना, पू का मतलब पुंकेसर है, पुमंग भी लिख सकते हैं, पुमंग क्या लिख सकते हैं, पुमंग। पू का मतलब पुमंग, पुष्प के नर भाग पुमंग को हटाना, पुरुष, पुरुष, पू मतलब पुरुष, पुष्प के नर भाग को हटाना। फिर मेंडल के द्विव संकर संकरण का लक्षण प्रारूप और जीनी प्रारूप लिखो। मेंडल का द्विव संकर संकरण है, जो मेंडल है उसका द्विव संकर संकरण है, मेंडल के द्विव संकर संकरण का लक्षण प्रारूप और जीनी प्रारूप लिखो। तो मेंडल के द्विव संकर संकरण का लक्षण प्रारूप आपको बताते हैं, बहुत सरल है बच्चों, आप आंसर लिखो और जीनी प्रारूप है उसको भी लिखो। तो लक्षण प्रारूप होगा 9:3:3:3:1 और जीनी प्रारूप होगा 12:12:24:12:1। 12:12:24:12:1 आपको आराम से याद रह जाएगा। 12:12:24, 12:12 कितने होते हैं, 24। फिर 1 की जगह अपन 12 और 1 याद कर लेंगे। ठीक है, तो अपन ऐसे याद कर लेंगे 12:12:24:12:1। गिन लेना, आपको गिनती याद हो जाएगी। 16 होना चाहिए टोटल, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 1 13, 13 और 2 15 और 1 16, तो हो गए आपके पूरे 16। ठीक है, तो अपने को ये 17 क्वेश्चन हो गए हैं। एक संकर संकरण का लक्षण प्रारूप और जीनी प्रारूप लिखो। एक संकर संकरण का लक्षण प्रारूप और जीनी प्रारूप लिखो। तो एक संकर संकरण का लक्षण प्रारूप 3:1, जीनी प्रारूप 1:2:1। ये चीजें ध्यान रखनी है। ये बच्चों क्वेश्चन आप लोग पक्के याद कर लेना, आपको परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है मेंडल के नियमों के नाम लिखो। मेंडल के कौन कौन से नियम थे, मेंडल के नियमों के नाम लिखो। मेंडल के नियम कौन कौन से थे। मेंडल ने 3 नियम दिए थे। सबसे पहला नियम था प्रभाविता का नियम। कौन सा था, प्रभाविता का नियम। सबसे पहला नियम था प्रभाविता का नियम। दूसरा था विसंयोजन का नियम। कौन सा था, विसंयोजन का नियम था। और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये मेंडल के 3 नियम थे बच्चों, ये भी याद रखना कौन कौन से नियम थे। सबसे पहले प्रभावित विसंयोजन को नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसका नाम और एक है युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब सवाल है कि एक संकर संकरण पर कौन से आधारित थे,
एक संकर संकरण प्रयोग पर दो नियम आधारित थे। एक संकर संकरण प्रयोग पर दो नियम आधारित थे, प्रभाविता का नियम और विसंयोजन का नियम। और मेंडल के द्वितीय संकर संकरण प्रयोग पर, मेंडल के द्वितीय संकर संकरण प्रयोग पर कौन सा नियम आधारित था? स्वतंत्रता फ्यून का नियम। ठीक है, अब सवाल है बिल्कुल इजी है, आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जरूर देना। क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन कौन से अनुवांशिक रोगों के जीन अप्रभावी होते हैं? मनुष्य में कौन कौन से रोगों के, मनुष्य में कौन कौन से रोगों के, मनुष्य में कौन कौन से रोगों के जीन अप्रभावी होते हैं? क्वेश्चन पूछा गया, मनुष्य में कौन कौन से रोगों के जीन अप्रभावी होते हैं, यानी जो जीन अपने आप को व्यक्त नहीं करते हैं, कौन कौन से रोगों के हैं? सबसे पहला है, 3 रोग के नाम दे रखे हैं। एक तो वर्णांतता का जीन अप्रभावी होता है, ठीक है। दूसरा हीमोफीलिया जीन है, उसका अप्रभावी होता है। वर्णांतता है, हीमोफीलिया है, ठीक है, वर्णांतता है, हीमोफीलिया है। और तीसरा है जिसका नाम है मंदबुद्धि। क्या है? मंदबुद्धि। तो ये 3 आपको याद रखने हैं, पहला हीमोफीलिया, दूसरा वर्णांतता, तीसरा मंदबुद्धि। मंदबुद्धि। एक और है मधुमेह। क्या है? मधुमेह। ये चारों ऐसी बीमारियां हैं, मधुमेह जिसको डायबिटीज कहते हैं, इनके जीन अप्रभावी होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा कि कौन कौन सी बीमारियों के जीन अप्रभावी होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के विसंयोजन नियम के 2 महत्व लिखो। जो विसंयोजन है, विसंयोजन नियम है ये, इसके 2 महत्व पूछे कि विसंयोजन नियम के 2 महत्व बताओ। तो सबसे पहला महत्व है, इससे जीन संकल्पना की पुष्टि होती है, यानी इससे जीन संकल्पना धारणा की पुष्टि होती है। इस नियम से ये पता चलता है कि जीन क्या होते हैं, जीन लक्षणों का निर्धारण करते हैं। दूसरा ये है कि जीवों में लक्षणों का नियंत्रण जीन द्वारा होता है। दूसरा महत्व ये पता चलता है, जीवों में लक्षणों का नियंत्रण, जीवों में लक्षणों का नियंत्रण जीन द्वारा होता है। तीसरा इसमें विसंयोजन मतलब पृथक्करण का नियम, युग्मक बनते समय कारक पृथक हो जाते हैं। युग्मक बनते समय कारक पृथक हो जाते हैं। युग्मक बनते समय कारक या जीन क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसका एक नियम और है कि जीन वंशागति की इकाई है, जीन वंशागति की इकाई है। ये 4 महत्व बता दिए, मान लो 2 की जगह 4 आ जाए कि विसंयोजन नियम के महत्व बताओ, तो सबसे पहले जीन संकल्पना धारणा का प्रतिपादन होता है। दूसरा है जीवों में लक्षण नियंत्रण जीन द्वारा होते हैं। युग्मक बनते समय कारक या जीन पृथक हो जाते हैं, और जीन वंशागति की इकाई है। ये 4 पॉइंट अपने को याद रखने हैं, ठीक है। ये अपन बताएंगे विसंयोजन। अब मेंडल के नियम के 2 महत्व पूछे। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के नियमों के 2 महत्व बताओ। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के नियमों का महत्व बताइए कि मेंडल के नियम का महत्व क्या है। मेंडल के नियमों का महत्व, मेंडल के नियमों के महत्व। तो सबसे पहला महत्व है, जंतुओं में नस्ल सुधार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जंतुओं में नस्ल सुधार की जाती है, ठीक है। दूसरा है, पादपों में पादपों की उन्नत किस्मों का निर्माण किया जाता है। पादपों की उन्नत किस्मों का निर्माण किया जाता है। तीसरा, इसकी सहायता से रोग प्रतिरोधक पादप बनाए जाते हैं। उच्च उत्पादन क्षमता वाले पादप बनाए जाते हैं। उच्च उत्पादन क्षमता वाले पादप बनाए जाते हैं, रोग प्रतिरोधक पादप बनाए जाते हैं। इसके अलावा अपन कहते हैं, बड़े आकार के फलों का निर्माण किया जाता है। बड़े आकार व गुणवत्ता वाले फलों का निर्माण किया जाता है। गुणवत्ता वाले फलों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो मेंडल के नियमों का सबसे पहले महत्व है जंतु नस्ल सुधार। दूसरा है पादप की उन्नत किस्मों का निर्माण। तीसरा, रोग प्रतिरोधक पादपों का निर्माण। उच्च उत्पादन क्षमता वाले पादप, बड़े आकार व गुणवत्ता वाले फलों का निर्माण। चौथा, संकरण तकनीक के बारे में ज्ञान होना। इसकी सहायता से संकरण तकनीक है उसका ज्ञान होना, यानी संकरण तकनीक के बारे में अपने को पता चलता है। पांचवा, इसकी सहायता से अपन क्या करते हैं, प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का पता लगा सकते हैं। प्रभावी व अप्रभावी गुणों का अध्ययन कर सकते हैं कि कौन से प्रभावी गुण होते हैं, कौन से अप्रभावी गुण होते हैं। ये संकरण तकनीक है। तो मेंडल के नियमों का महत्व एक्चुअल में क्या है, जंतु नस्ल सुधार करने में। जैसे अच्छी गाय है, अच्छे भैंस है जो दूध ज्यादा देती है, दूध गुणवत्ता युक्त होता है,
तो जंतु नस्ल सुधार में पादप की उन्नत किस्मों के निर्माण में रोग प्रतिरोधक पादपों का निर्माण करने में ये मेंडल के नियमों का महत्व है। अब अगला सवाल है संकर पूर्वज संकरण और परीक्षण संकरण की परिभाषा लिखो कि संकर पूर्वज संकरण क्या है। संकर पूर्वज संकरण, संकर पूर्वज संकरण यानी इसको कहते हैं बैक क्रॉस। क्या कहते हैं? बैक क्रॉस। F1 पीढ़ी के पादप है, जो F1 पीढ़ी के पादप है उसका किसी भी जनक के साथ क्रॉस करवाया जाता है। किसी भी जनक के साथ अपन प्रभावी जनक के साथ करवाते हैं तो अपन कहते हैं F1 पीढ़ी के पादपों का किसी भी जनक के साथ, जैसे F1 पीढ़ी का पादप है इसका प्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराएंगे। दो तरह के युग्मक बनेंगे इससे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इससे एक ही तरह का युग्मक बनेगा कैपिटल टी टी। इसको अपन गुणा करेंगे कैपिटल टी टी, इसको गुणा करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है बच्चों, ये कैसा होगा? लंबा होगा। ये कैसा होगा? लंबा होगा। तो इसका लक्षण प्रारूप तो सब पौधे लंबे हैं। क्या है? सब पौधे लंबे हैं। इसका जीनी प्रारूप आएगा वो 1:1 आएगा, ध्यान रखना। इसका जीनी प्रारूप 1:1 आएगा, लक्षण प्रारूप इसका नहीं आएगा। अगला संकर पूर्वज संकरण किसे कहते हैं और दूसरा है परीक्षण संकरण किसे कहते हैं। परीक्षण संकरण किसे कहते हैं? टेस्ट क्रॉस। बताओ बच्चों परिभाषा क्या होती है टेस्ट क्रॉस की? परिभाषा वही F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण, F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण, F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण अप्रभावी जनक के साथ। किसके साथ? अप्रभावी जनक के साथ। ठीक है, F1 पीढ़ी का पादप है ये और अप्रभावी जनक आपको बताइए है। इससे दो तरह के युग्मक बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। इससे एक ही तरह का युग्मक बनेगा स्मॉल टी। इसको क्रॉस करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको क्रॉस करवाएंगे स्मॉल टी। आधे लंबे और आधे बोने कैसे होंगे? आधे लंबे और आधे बोने। इसका जीनी प्रारूप और लक्षण प्रारूप दोनों 1:1 आएगा। ये चीज ध्यान रखनी है। तो सवाल यहां से पुटअप होता है संकर पूर्व संकरण और परीक्षण संकरण क्या है? सॉरी, संकर पूर्व संकरण का मतलब F1 पीढ़ी के पादप है उसका किसी भी जनक के साथ संकरण करवा देते हैं। प्रभावी लेते हैं अपन, अप्रभावी नहीं लेते हैं क्योंकि अप्रभावी परीक्षण में लिया है। और F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाते हैं। अब ये आपको बढ़ाना आना चाहिए, आप लोग इसको प्रैक्टिस करो और मेरे हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको सीख जाओगे। मैंने इसका पूरा वीडियो बना रखा है संकर पूर्व संकरण और परीक्षण संकरण, आप सर्च कर लेना और उस पूरे वीडियो को देख लेना। उसमें जीनी प्रारूप लक्षण प्रारूप पूरा हो जाएगा, क्लियर है आपके। तो ये संकर पूर्व संकरण और परीक्षण संकरण है, दोनों की परिभाषा याद होनी चाहिए आप लोगों को पूरी अच्छी तरह कि भाई परिभाषा क्या है। ठीक है, तो संकर पूर्व संकरण और परीक्षण संकरण अपने ही हो गया। क्या है कि अपने पास टाइम कम है थोड़ा, इसलिए अपन क्या है कि फास्ट बता रहे हैं आपको। छोटे छोटे सवाल हैं, आप लोग इजीली लिख के याद करो। आखिर आपको क्या प्रैक्टिस तो खुद को करनी पड़ेगी। मैं कितना ही अच्छा बना दूंगा, संकर पूर्वज आपका होगा जितना अच्छा मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ बोर्ड के ऊपर, लेकिन आपको क्या है खुद को प्रैक्टिस करनी है बार बार बनाकर। अगला सवाल है एलील की परिभाषा। क्वेश्चन है एलील या युग्म विकल्पी की परिभाषा बताओ। एलील या युग्म विकल्पी है उसकी परिभाषा बताओ। किसी भी अपन कहते हैं कोई भी लक्षण है, क्या है? कोई भी कारक या कोई भी लक्षण है उसके दो विकल्पी रूप होते हैं। किसी कारक या जीन के दो या दो से अधिक विकल्पी रूप, दो या दो से अधिक विकल्पी रूप, दो या दो से अधिक विकल्पी रूप एलील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं। ठीक है, एलील को इंग्लिश में कहते हैं युग्म विकल्पी। कोई भी कारक या जीन के दो या दो से, ये कारक है इसके जीन के दो रूप हैं, एक है लंबा और एक है बोना। तो कोई कारक या जीन है उसके दो या दो से अधिक विकल्पी रूप, इसको एलील कहते हैं। जैसे आई लिखा हुआ इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन बी और I0। तो ये क्या है? ये तीन विकल्पी रूप है। क्या है? तीन विकल्पी रूप है जो रक्त के लक्षण का नियंत्रण करते हैं। अब अगला सवाल है समयुग्मनजी और विषम युग्मनजी किसे कहते हैं? समयुग्मनजी यानी होमोजाइगस और विषम युग्मनजी मतलब होता है हेटेरोजाइगस। समयुग्मनजी और विषम युग्मनजी किसे कहते हैं? जैसे मान लो किसी भी कारक, कोई भी जीव है उसके अंदर किसी लक्षण का नियंत्रण करने वाले दोनों कारक समान होते हैं,
किसी भी लक्षण का नियंत्रण करने वाले दोनों कारक समान होते हैं तो उसको कहते हैं समयुग्मजी। और किसी भी लक्षण का नियंत्रण करने वाले दोनों कारक भिन्न भिन्न होते हैं तो उसको कहते हैं विषमयुग्मजी। यानी किसी लक्षण या गुण के लिए एक समान एलील होते हैं, किसी लक्षण या गुण के लिए, किसी लक्षण या गुण के लिए, किसी लक्षण या गुण के लिए एक समान एलील होते हैं, एक समान क्या होते हैं, एलील होते हैं, तब उसको क्या कहते हैं, समयुग्मजी। किसी लक्षण या गुण के लिए, किसी लक्षण या गुण के लिए भिन्न भिन्न एलील्स होते हैं, क्या होते हैं, भिन्न भिन्न एलील्स होते हैं तो उसको कहते हैं विषमयुग्मजी। मैंने एक ये बनाया है कैपिटल टी स्मॉल टी, बताओ ये समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी। एक कैपिटल वाई बनाया है, बताओ ये समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी। ये आपको बताना है दोनों कारक समान है और इसमें दोनों कारक भिन्न भिन्न है, ये समयुग्मजी कौन सा इसमें से और विषमयुग्मजी कौन सा, आप लोग मुझे आंसर दे देना। अगला क्वेश्चन है संकरण किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने, संकरण हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं बच्चों बताओ, संकरण किसे कहते हैं। संकरण की परिभाषा पूछी इन्होंने कि संकरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां है, संकरण किसे कहते हैं। आनुवांशिक रूप से दो भिन्न जनकों के मध्य क्रॉस करवाना, आनुवांशिक रूप से दो भिन्न जनकों के मध्य क्रॉस करवाना संकरण कहलाता है। आनुवांशिक रूप से दो भिन्न जनकों के मध्य क्रॉस करवाना क्या कहलाता है, संकरण। यानी अपन कहते हैं अलग अलग जातियों की अलग अलग प्रजातियां होती हैं, विभिन्न प्रजातियों के जनकों के बीच में क्रॉस करवाना, विभिन्न प्रजातियों के जीवों के मध्य क्रॉस करवाना क्या कहलाता है, संकरण। अगला है व्युत्क्रम क्रॉस किसे कहते हैं। व्युत्क्रम क्रॉस किसे कहते हैं, व्युत्क्रम क्रॉस किसे कहते हैं। तो व्युत्क्रम क्रॉस में अपन ने क्या है, जैसे ये लंबा पुरुष लिया और बोनी स्त्री ली, इनके मध्य संकरण करवाया, लंबा पुरुष और बोनी स्त्री के मध्य अपन ने क्या करवाया है, जनन करवाया है। इस बार अपन ने क्या कर दिया है, बोनी स्त्री और लंबा पुरुष ले लिया। जैसे ही अपन क्या करते हैं, जो लिंग है उस लिंग के अंदर जो लक्षण है उनको परिवर्तित कर देते हैं तो उसको कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। माता पिता के लिंग उत्क्रमित कर दिए जाते हैं, परिभाषा है माता पिता के लिंग उत्क्रमित कर दिए जाते हैं, उत्क्रमित कर दिए जाते हैं, इसको कहते हैं व्युत्क्रम क्रॉस। व्युत्क्रम क्रॉस क्या है, पहले आपने लंबा पुरुष लिया, बोनी स्त्री ली, उनकी शादी करवाई, बच्चे कैसे पैदा हुए आपने देखा, फिर आपने क्या कर दिया, उनके लिंग को उत्क्रमित कर दिया, यानी इस बार स्त्री है उसको बोनी ले लिया और पुरुष कैसा ले लिया, लंबा ले लिया, उसके बीच में क्रॉस करवाया, उसको कहते हैं व्युत्क्रम क्रॉस। अगला है एक दंपत्ति के 5 लड़कियां हैं, एक दंपत्ति के क्या हैं, 5 लड़कियां हैं, एक दंपत्ति है उसके 5 लड़कियां हैं। इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, उत्तर आपको खुद को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। एक दंपत्ति के 5 लड़कियां हैं, छठी लड़का होने की संभावना होगी, छठी लड़का होने की संभावना होगी, जो छठी संतान है वो लड़का होने की संभावना होगी। पहला है 100% कि इस बार लड़का ही होगा, दूसरा है 75% कि इस बार लड़का ही होगा, तीसरा है 50% कि इस बार लड़का ही होगा, चौथा ये है 25% कि इस बार लड़का होगा। आप मुझे चारों में से कोई एक उत्तर बताना कमेंट बॉक्स में, मैं उत्तर नहीं बताऊंगा इसका। जीवाणु कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जीवाणु कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये आपके क्या है, डाउटफुल क्वेश्चन है, उसमें एक आपको आंसर बताना है। इसमें जीवाणु वर्तुल होता है, ये भी ध्यान रखना है। जीवाणु कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या पूछे तो आपको एक बतानी है और आकार पूछे तो वर्तुल। ये कोशिका में मुक्त रूप से क्या होता है, विद्यमान होता है, ये कोशिका में क्या होगा, मुक्त रूप से विद्यमान होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे।
आप लोगों को उत्तर भी पता होंगे शायद, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता कि आपको उत्तर नहीं आते हैं। ये बात है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसके ऊपर आपके हैं। अब निमेटोडा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, अगला क्वेश्चन है। निमेटोड्स है उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। निमेटोड में गुणसूत्र होते हैं 2, कितने होते हैं 2। प्रोटोजोआ में गुणसूत्रों की संख्या 1600 तक हो सकती है। जैसे रेडियोलेजियन प्रोटोजोआ होते हैं उसमें 1600 तक गुणसूत्र होते हैं। डीएनए से कौन सा प्रोटीन संबंधित होता है, डीएनए से कौन सा प्रोटीन संबंधित होता है, डीएनए से कौन सा प्रोटीन संबंधित होता है। स्टोन प्रोटीन, नॉन स्टोन प्रोटीन। उत्तर है स्टोन व नॉन स्टोन प्रोटीन। ये सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं बच्चों, ध्यान रखना। ये सिर्फ किस में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। अगला सवाल है कैरियोटाइप क्या है। अगला सवाल है कैरियोटाइप क्या है, कैरियोटाइप क्या है। कैरियोटाइप क्या है, यानी कैरियोटाइप को कहते हैं गुणसूत्र प्रारूप। क्या कहते हैं, गुणसूत्र प्रारूप। एक्चुअल में क्या होते हैं, मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। उनको उनके आकार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, उनको उनके आकार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। गुणसूत्रों को उनके आकार के अनुसार व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, कैरियोटाइप। और जैसे ये गुणसूत्र इनको लिया आपने, उनके आकार के अनुसार व्यवस्थित कर दिया, अलग अलग आकार है उसके अनुसार आपने व्यवस्थित कर दिया। जैसे ये लंबा गुणसूत्र है, ये और अपन कह रहे हैं थोड़ा और लंबा है, इसमें सब में अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र हैं, सबको आपने आकार के अनुसार व्यवस्थित कर दिया है, इसको अपन कहते हैं कैरियोटाइप। और ये जो आकार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है उसके फलस्वरूप आपको एक चित्र प्राप्त होता है। इस चित्र को कहते हैं ईडियोग्राम। क्या कहते हैं, ईडियोग्राम। ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। ईडियोग्राम क्या है, तो ईडियोग्राम का मतलब है गुणसूत्री आलेख। क्या है, गुणसूत्री आलेख। गुणसूत्री आलेख मतलब क्या होता है, गुणसूत्रों को उनके आकार के अनुसार व्यवस्थित करना कैरियोटाइप कहलाता है। और उसके फलस्वरूप जो मानचित्र प्राप्त होता है उस मानचित्र को ईडियोग्राम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ईडियोग्राम नहीं, ईडियोग्राम बोलना। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन ये है, मैंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है। मैंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम का कारण क्या, मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम का कारण, वही आपके पास टिकट पैड टिकट। तो आप बताओगे 21वें गुणसूत्र की अधिकता क्या होगा, उत्तर होगा 21वें गुणसूत्र की अधिकता। अगला क्वेश्चन है, सहलग्नता शब्द किसने दिया और खोज किसने दी। तो सहलग्नता शब्द है वो दिया था मॉर्गन ने, और खोज की थी आपको बताना सट्टन ने। किसने की थी, सट्टन ने की थी। तो सहलग्नता शब्द किसने दिया बच्चों, सहलग्नता शब्द दिया था मॉर्गन ने। क्या है, सहलग्नता शब्द मॉर्गन ने दिया। सहलग्नता शब्द किसने दिया, मॉर्गन ने। और सहलग्नता की खोज किसने की, खोज आपको बताना है सट्टन ने। किसने की थी, सट्टन नामक वैज्ञानिक। मीठी मटर का वनस्पतिक नाम, मीठी मटर का मटर का तो पाइसम सटाइवम है, मीठी मटर का वनस्पतिक नाम बताओ। लेथाइरस, लेथाइरस ओडोरोटस, ओडोरेटस। लेथाइरस ओडोरेटस किसका नाम है, मीठी मटर का वनस्पतिक नाम है। फल मक्खी का आपको वनस्पतिक नाम बताना है, जंतु वैज्ञानिक नाम बताना है क्या होता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीन विनिमय कब होता है। जीन विनिमय कब होता है, जीन विनिमय कब होता है। पहला ऑप्शन है लैक्टोटीन अवस्था में। कौन सी अवस्था में, लैक्टोटीन। दूसरा ऑप्शन है पैकाइटीन अवस्था, पैकाइटीन अवस्था। तीसरा ऑप्शन है जाइगोटीन अवस्था, जाइगोटीन अवस्था। चौथी अवस्था है डिप्लोटीन अवस्था। बताओ बच्चों क्या उत्तर होगा। इसको कहते हैं स्थूल सूत्र अवस्था, स्थूल सूत्र अवस्था पैकाइटीन को। ठीक है, तो स्थूल सूत्र अवस्था के अंदर क्या होता है आपको बताना है कि जीन विनिमय होता है। फल मक्खी का उत्तर मिल गया बच्चों, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। ये अपने को नाम याद रखना है। अगला सवाल है, जीन विनिमय कब होता है। जीन विनिमय पैकाइटीन अवस्था में होता है। पैकाइटीन अवस्था किसकी, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की, प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटीन अवस्था में होता है। अब अगला सवाल है, एक ऑटोसोमल गुणसूत्र दोष का नाम लिखिए। एक होते हैं लिंग गुणसूत्र, लिंग सहलग्न रोग,
लिंग सहलग्न रोग, यानी कि एलोसोम सेक्स लिंग बीमारी है, उसका नाम है हीमोफीलिया वर्णांता। क्या है? हीमोफीलिया वर्णांता। अगला सवाल ये आपसे पूछा लिंग सहलग्न रोग के नाम, इसी तरह से ऑटोसोमल रोग के नाम। ऑटोसोमल रोग के नाम है सिकल सेल एनीमिया। क्या है? सिकल सेल एनीमिया। याद रह जाएगा बच्चों, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल है। एक ऑटोसोमल गुणसूत्रीय दोष का नाम लिखो, उत्तर होगा सिकल सेल एनीमिया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है काइएज्मा क्या है? एक क्वेश्चन और बीच में रह गया। मानव में 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण, मानव में 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण कौन सा रोग होता है? 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण आपको बताइए वही तरीका पैड टिकट। 21वें का क्या होगा? डाउन सिंड्रोम। क्या होगा? डाउन सिंड्रोम। काइएज्मा क्या है? काइएज्मा क्या है? तो जीन विनिमय जिस बिंदु या स्थान से होता है, जीन विनिमय जिस बिंदु या स्थान से होता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? काइएज्मा कहते हैं। जीन विनिमय यानी जिस स्थान, जिस बिंदु से क्रॉसिंग ओवर होता है, जिस बिंदु से जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर होता है, जिस बिंदु से जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर होता है, जिस बिंदु से जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर होता है, उसको क्या कहते हैं? काइएज्मा कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल है जीन विनिमय और सहलग्नता की परिभाषा लिखिए। जीन विनिमय और सहलग्नता की परिभाषा लिखिए। जीन विनिमय और सहलग्नता किसे कहते हैं? तो आपको बताना है समजात गुणसूत्र के समान गुणसूत्रीय खंडों के आदान प्रदान की क्रिया को, समजात गुणसूत्र के समान गुणसूत्रीय खंडों के आदान प्रदान की क्रिया को, समजात गुणसूत्र के समान गुणसूत्रीय खंडों के आदान प्रदान की क्रिया को क्या कहते हैं? जीन विनिमय। समजात गुणसूत्र के समान गुणसूत्रीय खंडों के आदान प्रदान की क्रिया को जीन विनिमय, और सहलग्नता का मतलब है जीनों के साथ साथ रहने की प्रवृत्ति, जीनों के साथ साथ रहने की प्रवृत्ति, जीनों के साथ साथ रहने की प्रवृत्ति और एक साथ प्रकट होने की प्रवृत्ति। जीनों के साथ साथ रहने की प्रवृत्ति और एक साथ प्रकट होने की प्रवृत्ति पर क्या कहते हैं? सहलग्नता के नाम से जानते हैं। अगला है क्रिस क्रॉस वंशागति किसे कहते हैं? क्रिस क्रॉस वंशागति किसे कहते हैं? क्रिस क्रॉस वंशागति किसे कहते हैं? या इसका एक और नाम है आड़ी तिरछी वंशागति। क्या है? आड़ी तिरछी वंशागति। ठीक है। क्रिस क्रॉस वंशागति को आड़ी तिरछी वंशागति कहते हैं। एक्स गुणसूत्र पर पाए जाने जीन पुरुष और स्त्री दोनों की सदा में, जैसे एक्स गुणसूत्र पे कोई जीन है, वो पुरुष और स्त्री दोनों के अंदर क्या करते हैं? अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। और इन जीनों की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉस कहते हैं। एक्स और वाई गुणसूत्र पे स्थित जीन होते हैं, ये जीन क्या करते हैं? पुरुष और स्त्री दोनों के अंदर अभिव्यक्त होते हैं। पुरुष के अंदर भी अभिव्यक्त होंगे और स्त्री के अंदर भी अभिव्यक्त होंगे। इसकी अपन कह सकते हैं कि जैसे पिता है, उस पिता से क्या होते हैं? लक्षण पुत्री में आते हैं, और पुत्री से लक्षण होते हैं वो पुत्र में जाते हैं। ऐसी वंशागति को अपन क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं। ठीक है। तो परिभाषा सिंपल सी है कि एक्स गुणसूत्र पुरुष और स्त्री दोनों में पाए जाते हैं, और एक्स गुणसूत्र पे कोई अप्रभावी जीन है जो क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। ऐसी वंशागति को कहते हैं क्रिस क्रॉस वंशागति। नेत्र में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो रंगों का विभेद करती हैं? नेत्र में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? नेत्र में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो रंगों का विभेद करती हैं? तो उत्तर है शंकु कोशिका। क्या है? शंकु कोशिका, यानी कौन सेल। क्या है? कौन सेल। इसको क्या कौन सी परत में पाई जाती है? रेटिना में। क्या पाई जाती है? रेटिना में। या रंगा कोशिका भी लिख सकते हैं। कौन सी कोशिकाएं? रंगा कोशिकाएं। अब अगला सवाल है वर्णांता में पुरुष वाहक क्यों होते हैं? वर्णांता में पुरुष वाहक क्यों होते हैं? पुरुष वाहक क्यों होते हैं और महिलाएं रोगी होती है क्यों? पुरुष रोगी होते हैं और महिलाएं वाहक होती है क्यों? महिला में एक्स गुणसूत्र 2 होते हैं और पुरुष में एक ही एक्स गुणसूत्र होता है।
अगर ये जैसे जीन एक एक्स गुणसूत्र पे है तो ये जीन अप्रभावी होता है। कैसा होता है? अप्रभावी होता है और अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकता है। जबकि पुरुष में ये जीन एक्स गुणसूत्र पे है तो ये क्या है? ये एक ही एक्स गुणसूत्र है और ये कैसा हो जाएगा? प्रभावी हो जाएगा और अपने आप को क्या करेगा? व्यक्त करेगा। यानी विषम युग्मनज अवस्था में ये जीन अपने आप को प्रकट नहीं करता। महिला के अंदर एक्स गुणसूत्र 2 है और ये विषम युग्मनज अवस्था है। इस अवस्था में ये जीन क्या होता है? अप्रभावी होता है और अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता है। इस कारण महिलाएं वाहक होती हैं। पुरुषों में एक ही जीन होता है, एक ही एक्स गुणसूत्र है और उसमें अगर ये जीन होगा तो ये व्यक्त कर देगा और ये प्रभावी जीन की तरह कार्य करेगा। इसलिए पुरुष रोगी होंगे और महिलाएं कैसी होगी? वाहक होगी। हीमोफीलिया की वंशावली किस घराने पर तैयार की गई थी? तो इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया। क्या थी? विक्टोरिया थी। उसके ऊपर क्या है आपको बताना है, वंशावली तैयार की गई थी। सिकल सेल एनीमिया का जीन कौन से गुणसूत्र पर होता है? सिकल सेल एनीमिया का जीन 11वें गुणसूत्र पर होता है। किस पे होगा? 11वें गुणसूत्र पे होगा। अब सिकल सेल एनीमिया है उसमें बीटा श्रृंखला पर, सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला पर 6वीं स्थिति पर ग्लूटेमिक के स्थान पर कौन सा एमिनो अम्ल जुड़ जाता है? ग्लूटेमिक के स्थान पर कौन सा एमिनो अम्ल जुड़ जाता है? हीमोग्लोबिन की बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। हीमोग्लोबिन की बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है उसमें 6ठी स्थिति पर ग्लूटेमिक के स्थान पर कौन सा एमिनो अम्ल जुड़ जाता है? उत्तर है वैलिन। क्या है? वैलिन जुड़ जाता है। ये ध्यान रखना। उत्तर क्या बताओगे? वैलिन जुड़ जाता है। ठीक है। अब बच्चों 3 क्वेश्चन और रहे हैं। अगला सवाल है, सिकल सेल एनीमिया जिस बच्चे को होता है वो मलेरिया रोग क्यों नहीं होता है? सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित बच्चे हैं उनको मलेरिया रोग क्यों नहीं होता है? यानी उनको मलेरिया रोग क्यों नहीं होगा? उनको मलेरिया रोग क्यों नहीं होगा? तो आपको एक्सप्लेन करना उनको मलेरिया इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें आधी हीमोग्लोबिन, आधी आरबीसी कैसी होती है? सिकल सेल। और अपन कहते हैं आधी आरबीसी कैसी होगी? सामान्य होगी। आधी आरबीसी कैसी होगी? सामान्य होगी। तो ये जो मलेरिया का परजीवी होता है इस आरबीसी के अंदर पनप नहीं सकता। इस आरबी के अंदर, ये आरबीसी के अंदर पनप नहीं सकता है। सिकल सेल एनीमिया ये जो ग्रसित बच्चे हैं, जो अपन कहते हैं वाहक बच्चे हैं, वो एक्चुअल में क्या है, इनमें आधी आरबीसी कैसी होती है आपको बताना है। सिकल सेल होती है, आधी आरबीसी नॉर्मल होती है। इस आरबीसी के अंदर ये मलेरिया का परजीवी पनप नहीं पाता है जिसके कारण इसकी वृद्धि नहीं होती है और इस बच्चे को कभी भी मलेरिया नहीं होता है। तो आपको बताना आधी आरबीसी सामान्य होती है और आधी आरबीसी कैसी होती है? हाशियाकार। आधी आरबीसी हाशियाकार होने के कारण उसमें सिकल सेल एनीमिया का ये जो मलेरिया परजीवी है वो इस आरबीसी के अंदर पनप नहीं सकता है। इसके कारण क्या होता है ये आपको बताना है कि इसको मलेरिया रोग नहीं होता है। अब ये फिनाइल क्यूटोन्यूरिया रोग है, उसकी एक समीकरण आपको याद रखनी है। फिनाइल क्यूटोन्यूरिया रोग है, ये भी एक ऑटोसोमल रोग है। कैसा है? फिनाइल क्यूटोन्यूरिया रोग भी एक ऑटोसोमल रोग है। इसमें आयु बढ़ने के साथ क्या होती है? मानसिक मंदता आ जाती है। ये फिनाइल एलानिन है। क्या है? फिनाइल एलानिन एमिनो अम्ल होता है। ये किसमें बदलता है? टायरोसिन में। किसमें बदलता है? टायरोसिन में। एक एंजाइम है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है? फिनाइल एलानिन को आपको बताना है टायरोसिन में बदलता। हमारे अंदर तो फिनाइल एलानिन किस में बदल रहा है? टायरोसिन में। जिस बच्चे के अंदर 12वें गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन होगा, 12वें गुणसूत्र पे जैसे ही अप्रभावी जीन होगा तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बढ़ेगा। जब ये एंजाइम नहीं बढ़ेगा तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में बदलेगा नहीं और फिनाइल एलानिन प्रामस्तिष्क मेरुदंड में इकट्ठा होगा और उसमें मानसिक उत्तक, जो मस्तिष्क उत्तक है वो नष्ट हो जाएंगे। उसमें मस्तिष्क उत्तक क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है। तो फिनाइल क्यूटोन्यूरिया बीमारी है, इसमें फिनाइल एलानिन कहाँ इकट्ठा होता है? प्रामस्तिष्क मेरुदंड में इकट्ठा होता है। प्रामस्तिष्क मेरुदंड में इकट्ठा होता है और ये फिनाइल एलानिन होता है वो टायरोसिन के अंदर नहीं बदलने के कारण मस्तिष्क में इकट्ठा होता है और मस्तिष्क नष्ट होना शुरू हो जाता है और उसमें मानसिक रूप से मंदता आ जाती है, यानी मानसिक रूप से मंद बुद्धि हो जाता है।
अब इसमें जो बड़े क्वेश्चन है वो आपको लिखा दूं मैं, आप लोग लिख लो आराम से। पहला सवाल है मेंडल की सफलता के 4 कारण, मैं बोलूं और आप लोग लिख लेना। इसमें मैंने करीब 21 सवाल बड़े बनाए हैं। 21 सवाल है, कितने हैं? 21 सवाल है। अगर आपको चाहिए तो आपको मैं ये बोल देता हूं 21 सवाल है, अपने 5 मिनट लगेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आप लोग इनको पक्का याद कर लेना, आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे इसमें। मेंडल की सफलता के कारण, पहला क्वेश्चन है मेंडल की सफलता के कारण, कि भाई मेंडल की सफलता के कारण लिखो। दूसरा क्वेश्चन है हीमोफीलिया रोग किस प्रकार का रोग है, इसके लक्षण लिखो। हीमोफीलिया रोग किस प्रकार का रोग है, इसके लक्षण लिखो। हीमोफीलिया रोग किस प्रकार का रोग है, इसका लक्षण लिखो। मेंडल के पृथक्करण नियम समझाओ, मेंडल के नियमों को समझाओ। पृथक्करण तीनों नियम याद हो जाएंगे, मेंडल के नियमों को समझाओ। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने जिन 7 लक्षणों का चुनाव किया था, मेंडल ने मटर के जिन 7 लक्षणों का चुनाव किया था उनके बारे में लिखना है। सिकल सेल एनीमिया रोग को समझाओ, सिकल सेल एनीमिया रोग को समझाओ। अगला क्वेश्चन है सहलंघनता की खोज किसने की, और इसको परिभाषित करते हुए इसके प्रकार। सहलंघनता, इसकी परिभाषा और इसके प्रकार, ठीक है। अगला सवाल है टर्नर सिंड्रोम का गुणसूत्रीय संघटक और एक विकारी व्यक्ति के लक्षण। पुरुषों में किस असामान्य गुणसूत्र, क्लाइनफेटर सिंड्रोम। फिर उसके बाद मेंडल की संकरण तकनीक क्या है, मेंडल की संकरण तकनीक क्या है, मेंडल की संकरण तकनीक क्या है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंडल की संकरण तकनीक क्या है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेंडल के नियमों का क्या महत्व है, मेंडल के वंशागति के नियम लिखो। मेंडल का द्वितीय संकर संकरण प्रयोग समझाओ, मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग समझाओ। मेंडल में ने गुणसूत्रीय विकृतियों, मेंडल की कौन कौन सी गुणसूत्रीय विकृतियों का अध्ययन किया था उनका बताओ। टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस को समझाओ। क्रिस क्रॉस वंशागति किसे कहते हैं। जीन विनिमय के प्रकार को स्पष्ट करते हुए मानव में लिंग निर्धारण क्रिया को समझाओ, जीन विनिमय के प्रकारों को स्पष्ट करते हुए मानव में लिंग निर्धारण क्रिया को समझाओ। क्रिस क्रॉस वंशागति को समझाओ। सामान्य स्त्री और वर्णांत पुरुष की संतान की वंशागति को समझाओ। एक सामान्य स्त्री की शादी आपको किसके साथ करानी है, सामान्य स्त्री है XX और वर्णांत पुरुष है, क्या है, वर्णांत पुरुष है। वर्णांत पुरुष का सूत्र होता है XCY। इनकी आपको क्या करनी है, इनकी वंशागति को समझाना है, ठीक है। वर्णांत रोग की वंशागति समझानी है। मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया, ये आपको बता ही दिया मैंने क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन है, इनको याद कर लेना आप लोग लिख कर। थैंक यू बच्चों, आप प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।